तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत उस बेहद भावुक पल से होती है जब गौतम अपनी माँ तुलसी के सामने साफ शब्दों में कहता है कि अगर उसे पहले से पता होता कि इस घर की आर्थिक जिम्मेदारियों का इतना बड़ा हिस्सा करण उठा रहा है तो शायद वो कभी यहाँ रहने नहीं आता। उसके लिए सबसे बड़ा झटका यही था कि वो इतने सालों तक एक सच से अनजान रहा, और अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो उसके लिए यहाँ रुकना मुश्किल हो गया है। तो गौतम की बातें सुनकर तुलसी पूरी तरह बिखर जाती है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसका बेटा घर छोड़ने की बात कर रहा हो। वो तुरंत फैसला सुनाती है कि अगर यही वजह है तो आज से करण से कोई हेल्प नहीं ली जाएगी, ना घर के लिए और ना परिवार के लिए। लेकिन उसकी सिर्फ एक ही गुजारिश होती है कि गौतम, दामिनी और नकुल घर छोड़कर ना जाएं। उधर नंदिनी को लगता है कि बात जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई है। उसके मुताबिक उसने सिर्फ एक तथ्य सामने रखा था, लेकिन अब पूरा मामला अलग दिशा में चला गया है। मगर इस वक्त तुलसी बहस के मूड में नहीं होती। उसके लिए सबसे जरूरी बात परिवार को टूटने से बचाना है। भावुक होकर वो सबके सामने कहती है कि वो अपने बच्चों में फर्क नहीं करना चाहती। अगर एक बेटे की हेल्प दूसरे बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है तो यह स्थिति उसे मंजूर नहीं। शांति निकेतन पहले भी चलता था और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन बच्चों के बीच दरार पैदा हो जाए ये वो कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इसके बाद तुलसी सीधे उस मुद्दे पर आती है जिसने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया है, और वो है पावर ऑफ अटर्नी। वो सबके सामने दोबारा सवाल रखती है कि क्या रियांश को ये जिम्मेदारी देकर उसने सचमुच गलती की है, और अगर ऐसा है तो वो अभी इसी वक्त अपना फैसला बदलने को तैयार है। सबसे पहले वो गौतम की राय जानना चाहती है, लेकिन गौतम बिना किसी झिझक के वही बात दोहराता है जो वो पहले भी कह चुका है। उसके अनुसार फैसला बिल्कुल सही था और रियांश इस जिम्मेदारी के योग्य है। फिर हेमंत और पूजा से भी राय ली जाती है। दोनों एक सुर में तुलसी के फैसले का समर्थन करते हैं और साफ करते हैं कि उन्हें इस निर्णय में कोई गलती नजर नहीं आती। लेकिन ये जवाब नंदिनी को और ज्यादा खल जाता है। उसे लगता है कि पूरा माहौल उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। तंज भरे अंदाज में नंदिनी कहती है कि शायद ये उसके मुंह पर ताला लगाने का सबसे अच्छा तरीका था। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। नंदिनी के जाते ही तुलसी का दर्द बाहर आने लगता है। वो चिल्लाकर बोलती है, तो और क्या करूं मैं? फिर उसकी आवाज में एक माँ की बेबसी साफ सुनाई देती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक को मनाने जाती है तो दूसरा नाराज हो जाता है। तभी हेमंत और पूजा उसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुलसी बार बार यही कहती नजर आती है कि आखिर उसके अपने बच्चे उसकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है। इसी बीच रियांश बिना कुछ कहे गौतम और दामिनी का सामान वापस ऊपर रखने चला जाता है। इसके बाद कहानी का रुख पार्थ और वैष्णवी की तरफ मुड़ता है। दोनों एक साथ बैठे होते हैं और पार्थ के मन में अभी भी अपनी माँ को लेकर चिंता भरी हुई होती है। उसे लगता है कि घर में कोई भी नंदिनी के दर्द को सही मायने में समझ नहीं रहा। वो अंदर ही अंदर टूट रही है और यही बात उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तभी वैष्णवी बेहद शांत और समझदारी भरे अंदाज में उसको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो सामने वाले का नजरिया देख ही नहीं पाता। गुस्सा इतनी जगह घेर लेता है कि सच्चाई पीछे छूट जाती है। और फिर वो दोनों की अपनी कहानी का एग्जाम्पल देती है। उसको याद आता है कि बर्थडे वाले दिन पार्थ को लगा था कि उसने जानबूझकर सरप्राइज पार्टी को इग्नोर किया, जबकि दूसरी तरफ वैष्णवी को लगा कि पार्थ उसका बर्थडे ही भूल गया है। बल्कि सच तो यह था कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, लेकिन गलतफहमी ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। इसी उदाहरण के जरिए वो पार्थ को समझाती है कि शायद घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो उसे याद दिलाती है कि वो अपनी माँ को भी अच्छी तरह जानता है और तुलसी को भी। दोनों का दिल कैसा है वो उससे बेहतर कौन समझ सकता है। फिर क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि तुलसी करण और नंदिनी के साथ जानबूझकर अन्याय करे? वैष्णवी की बातें सुनकर पार्थ पहली बार थोड़ा शांत दिखाई देता है। उसे हैरानी होती है कि वैष्णवी हर मुश्किल सिचुएशन में भी सकारात्मक सोच कैसे ढूंढ लेती है। वो उससे पूछता भी है कि आखिर वो इतनी उलझी हुई स्थिति को इतनी सहजता से कैसे समझा देती है। तो इस पर वैष्णवी मुस्कुरा देती है। उसके मुताबिक लोगों के बारे में बुरा सोच लेना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छा सोचने की कोशिश करना सबसे मुश्किल काम है। और जिस दिन इंसान ये सीख जाता है उसकी लाइफ काफी आसान हो जाती है। तो पार्थ उसकी बातों से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाता। उसे महसूस होता है कि वैष्णवी ने कुछ ही मिनटों में उसे लाइफ का एक बड़ा सबक समझा दिया है। और फिर वो दिल से स्वीकार करता है कि अगर वैष्णवी उसकी लाइफ में न होती तो शायद वो खुद भी नहीं जानता कि इन मुश्किल हालातों का सामना वो कैसे करता। तभी वैष्णवी मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर वो उसकी लाइफ में न होती तो कोई और जरूर मिल जाता। लेकिन पार्थ तुरंत उसकी बात पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो प्यार भरे अंदाज में उसको समझाता है कि इतनी भी दरियादिली अच्छी नहीं होती कि सामने वाले की जगह किसी और को दे दी जाए।
दोनों के बीच का तनाव अब लगभग खत्म हो चुका होता है और बातचीत फिर काम की तरफ मुड़ जाती है। वैष्णवी पार्थ को याद दिलाती है कि सिल्क आर्ट वाली डिजाइन्स उसने आगे भेज दी है। दिन भर के तनाव और घर की परेशानियों के बीच उसे ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला पार्थ को। साथ ही वो ये भी कहती है कि डिजाइन्स इतनी अच्छी थी कि अप्रूवल मिलते ही उन्हें तुरंत आगे फॉरवर्ड भी कर दिया गया। वो ये भी कहती है कि रियांश ने भी अच्छे से देख लिया है और अप्रूवल दे दिया है। तो रियांश का नाम सुनते ही पार्थ का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो हल्की नाराजगी के साथ कहता है कि अभी सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, फिर अचानक उसकी बात बीच में लाने की क्या जरूरत थी। पार्थ आगे कहता है कि उसे रियांश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसके मुताबिक डिजाइन्स को लेकर असली मेहनत और समझ उसकी है, जबकि रियांश तो सिर्फ अप्रूवल देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यहां तक कि पार्थ तंज भरे अंदाज में कहता है कि उसे नहीं लगता कि रियांश उसकी डिजाइन्स को उस नजर से देखता है या समझता है जिस नजर से वो खुद उन्हें तैयार करता है। इस पर वैष्णवी बोलती है कि अगर उसे उस पर भरोसा है तो फिर बाकी चीजों को लेकर परेशान होने की जरूरत ही क्या है। और सच कहें तो वो रियांश को भी पूरी तरह बुरा इंसान नहीं मानती। उसका अंदाज अलग जरूर है, लेकिन दिल का वो गलत नहीं लगता। लेकिन पार्थ फिर भी उसी बात पर अटक जाता है। आखिरकार फिर वैष्णवी मुस्कुराकर मान जाती है और कहती है कि अगर उसका नाम सुनकर इतनी परेशानी होती है तो वो आगे से उसका जिक्र नहीं करेगी। बस फिर क्या था, पार्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आती है। लेकिन वैष्णवी इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं होती। वो कहती है कि ये आधी अधूरी मुस्कान नहीं चलेगी। अगर ठीक से नहीं मुस्कुराया तो पूरी रात उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके दिमाग में यही घूमता रहेगा कि पार्थ अभी भी मुंह फुलाकर बैठा है। तब आखिरकार पार्थ हंस पड़ता है। यहीं पर दोनों के बीच की नजदीकी और खूबसूरती साफ दिखाई देती है। वैष्णवी उसके कंधे पर सिर रख देती है और कुछ पल के लिए दोनों सारी परेशानियां भूल जाते हैं। इसके बाद पार्थ वैष्णवी का शुक्रिया अदा करता है और अपने प्यार का इजहार भी करता है। जवाब में वैष्णवी भी वही एहसास लौटाती है कि आई लव यू टू। अगले सीन में घर पर पार्थ पहुंचता है और फोन पर अभी भी वैष्णवी से हंसी मजाक कर रहा होता है। काफी दिनों बाद उसके चेहरे पर इतनी सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। दूर खड़ी नंदिनी ये सब देख लेती है। घर में पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव, बहस और आंसुओं का माहौल रहा है, इसलिए अपने बेटे को मुस्कुराते देखकर उसे भी राहत मिलती है। तो पार्थ अपनी माँ को देखकर तुरंत उनके पास बैठ जाता है। वो महसूस कर रहा होता है कि घर का माहौल नंदिनी को भी अंदर से प्रभावित कर रहा है, इसलिए वो उन्हें ज्यादा चिंता न करने और थोड़ा रिलैक्स रहने की सलाह देता है। लेकिन नंदिनी फिलहाल बेटे की खुशी में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका होता है कि यह मुस्कान किसी और की नहीं बल्कि वैष्णवी की वजह से है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वैष्णवी जितनी समझदार है उतनी ही प्यारी भी है और उसे वो सच में बहुत पसंद है। फिर बात वही पहुंच जाती है जिसका इंतजार नंदिनी काफी समय से कर रही होती है। वो सीधे पार्थ से पूछ लेती है कि आखिर प्रपोजल का प्लान अब कब पूरा होने वाला है। पार्थ को अपना खराब हो चुका सरप्राइज याद आने लगता है और वो थोड़ा निराश नजर आता है। लेकिन नंदिनी हार मानने वालों में से नहीं होती। वो नया प्लान बनाने लगती है। धीरे धीरे बात यहां तक पहुंच जाती है कि सिर्फ प्रपोजल क्यों, अगर सब कुछ ठीक है तो सीधे सगाई की तैयारी क्यों न कर ली जाए। ये आइडिया सुनकर पार्थ की खुशी देखने लायक होती है। उसे जैसे अपनी सारी परेशानियों के बीच एक नई उम्मीद दिखाई दे जाती है। वो तुरंत अपनी माँ को गले लगा लेता है और उनका धन्यवाद करता है। उधर दूर खड़ी तुलसी ये खूबसूरत पल देख रही होती है। माँ और बेटे को साथ देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मन ही मन वो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती है कि उसके परिवार को किसी की नजर न लगे। वो जानती है कि नंदिनी के मन में घाव अभी भरे नहीं है। रियांश की मौजूदगी उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुलसी को उम्मीद है कि समय के साथ शायद गलतफहमियां कम होंगी और रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। उसकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ यही है कि उसका परिवार हर हाल में एकजुट रहे। अगले सीन की शुरुआत होती है नियति से, जो अकेले बालकनी में खड़ी काफी उदास दिखाई देती है। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि करण से मुलाकात के बाद उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तभी वहां रियांश पहुंचता है। वो अपनी माँ की उदासी तुरंत पहचान लेता है और माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसकी माँ फिर से मुस्कुराए, क्योंकि उसके मुताबिक मुस्कान ही नियति के चेहरे की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो बेटे की बात सुनकर नियति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर आती है, लेकिन उसके दिल का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ होता। तो रियांश समझ जाता है कि इतने दिनों बाद करण को सामने देखकर पुरानी यादें फिर ताजा हो गई हैं। वो अपनी माँ को समझाता है कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें टाइम के साथ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन नियति मानती है कि अब सफाई या स्पष्टीकरण का कोई मतलब ही नहीं रह गया। परिवार के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद करण से खुलकर बात करने का उसे मौका भी नहीं मिला। उसके दिल में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि जो हुआ उसमें उसके साथ गलत जरूर हुआ, लेकिन अब वो अतीत में नहीं अटकना चाहती। वो साफ कर देती है कि उनका यहाँ आने का एक ही मकसद है और अब पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। तो रियांश को यही सुनना था।
वो फिर अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान देखने की जिद करता है। तभी भावुक होकर नियति कहती है कि उसकी ये आदतें उसे अंश की याद दिलाती है। बिल्कुल वही अंदाज, वही लोगों को हंसाने की कोशिश। लेकिन रियाज का जवाब इस बार थोड़ा अलग होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर माँ को ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन एक बात वो जरूर जानता है कि अंश ने वीरानी परिवार के साथ जो कुछ किया उससे कई आगे जाकर अब उसका बेटा कुछ ऐसा करेगा जिसे सब याद रखेंगे। इसके बाद उसके चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास और छुपा हुआ गुस्सा दिखाई देता है। वो मन ही मन जैसे कोई वादा कर रहा हो कि अब सब लोग असली रियांश को देखेंगे। वो ये भी सोचता है कि अपने पिता के अधूरे हिसाब वो अपने तरीके से पूरा करके रहेगा। उधर अगले सीन में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। समायरा और नकुल वैष्णवी की बातें कर रहे होते हैं। समायरा के चेहरे पर वैष्णवी के लिए साफ पसंद दिखाई देती है। उसे लगता है कि वैष्णवी उन लोगों में से है जो कुछ ही समय में पूरे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। नकुल भी उसकी बात से सहमत नजर आता है। वो कहता है कि भले ही उसकी मुलाकात ज्यादा न हुई हो, लेकिन जितनी बार भी बात हुई उसको वैष्णवी में एक अपनापन महसूस हुआ। इसके बाद समायरा वैष्णवी की तारीफों की पूरी लिस्ट खोल देती है। उसके मुताबिक वो सिर्फ अच्छी इंसान ही नहीं बल्कि समझदार, खूबसूरत, टैलेंटेड और बेहद संतुलित लड़की भी है। नकुल भी हंसते हुए कहता है कि असल में वैष्णवी को देखकर तुलसी दादी की याद आ जाती है। वो बिल्कुल तुलसी दादी की कार्बन कॉपी है। तभी वहां रियांश भी पहुंचता है और हैरानी की बात यह होती है कि इस बार वो भी वैष्णवी की तारीफ करने लगता है। उसके मुताबिक वैष्णवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी साफ नीयत है। वो उन लोगों में से है जो किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते। साथ ही वो ये भी मानता है कि जो भी कुछ समय उसके साथ काम करता है उसके साथ एक रिश्ता बन ही जाता है। तभी दूर बैठा पार्थ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तुरंत बीच में बोल पड़ता है और तंज कसते हुए पूछता है कि आखिर रियांश ने वैष्णवी के साथ इतना समय कब बिता लिया कि वो उसे इतनी अच्छी तरह समझने लगा। लेकिन रियांश कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि लोगों को समझने में उसको ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये सुनकर पार्थ भी पीछे नहीं हटता। वो साफ कर देता है कि वैष्णवी को जितना वो जानता है शायद कोई और नहीं जानता। चाहे बात प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल की, उसके लिए वैष्णवी हर मायने में बेस्ट है। रियांश इस बात पर मुस्कुरा देता है। उसे अच्छा लगता है कि कम से कम एक बात पर दोनों की सोच तो मिल रही है। लेकिन अगले ही पल वो ऐसा कुछ कहता है जिससे पार्थ तुरंत सतर्क हो जाता है। रियांश बोलता है कि वो सोच रहा था कि वैष्णवी को अपने साथ बिजनेस में रख ले। बस फिर क्या था, पार्थ तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि वैष्णवी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल। उसके मुताबिक वैष्णवी उसकी वाइफ बनने वाली है और वो उसके साथ उसका बिजनेस संभालेगी और किसी दूसरे के अंडर काम नहीं करेगी। तो रियांश मजाक में कहता है ठीक है, मैं 2 इंच दूर रहूंगा। लेकिन पार्थ के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वो इस विषय को लेकर बिल्कुल भी सहज नहीं है। इसी बीच नकुल पार्थ से पूछता है कि वैष्णवी को लेकर उसके दिल में जो भावनाएं चल रही है क्या सिर्फ वही जानता है या परिवार को भी इसकी खबर है। तो इस सवाल पर पहली बार पार्थ खुलकर मुस्कुराता है। वो कहता है कि परिवार को सब पता है। उसके पिता को पहले से जानकारी थी और अब तो उसकी मॉम भी सब कुछ जानती है। तो अब बस सही समय का इंतजार है ताकि इस रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया जा सके। ये सुनते ही समायरा खुशी के मारे उछल पड़ती है। वो अपने भाई को गले लगा लेती है और तुरंत सगाई, शादी, संगीत और मेहंदी तक पहुंच जाती है। तभी दूर खड़ा रियांश हैरान होता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वैष्णवी और पार्थ का रिश्ता इतनी दूर तक पहुंच चुका है और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। अगले सीन की शुरुआत नंदिनी से होती है जो किचन में आती है। वो देखती है कि दामिनी डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है दूर में। वो वहीं से कहती है कि उसे दामिनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो दामिनी भी बिना घुमाए फिराए अपनी बात रखती है। वो कहती है कि उसने तुलसी से अलग बात सिर्फ इसलिए की थी ताकि किसी के सामने कोई गलत संदेश न जाए। वो करण वाली बात समझाने की कोशिश ही कर रही होती है कि नंदिनी उसको बीच में रोक देती है। नंदिनी साफ करती है कि उसका दर्द सिर्फ उसी मुद्दे से नहीं जुड़ा। उसके मुताबिक इरादा चाहे कितना भी सही क्यों ना हो, अगर बात गलत दिशा में चली जाए तो चोट तो पहुंचती ही है। लेकिन दामिनी भी इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं होती। वो नंदिनी को याद दिलाती है कि यही बात उस पर भी लागू होती है, क्योंकि उसका इंटेंशन चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन जो बातें उसने सबके सामने उठाई उनका असर पूरे परिवार पर पड़ा है। नंदिनी फिर अपनी सफाई देती हुई नजर आती है। उसके मुताबिक उसकी बात को गलत तरीके से लिया गया है। खासकर गौतम ने पूरे मामले को गलत समझ लिया है और दामिनी उसको समझाने की बजाय उसका साथ दे रही है। यही बात उसको सबसे ज्यादा खल रही होती है। साथ ही वो ये भी नहीं समझ पा रही होती है कि आखिर गौतम को इस बात से इतनी परेशानी क्यों है कि इतने सालों से करण घर की आर्थिक हेल्प करता रहा। तो दामिनी इस बार नंदिनी को उनकी जगह खुद को रखकर सोचने को कहती है। वो समझाती है कि अगर वर्षों तक कोई तुम्हारी हेल्प करता रहे और तुम्हें उसकी जानकारी ही ना हो, फिर अचानक एक दिन सब पता चले तो कैसा महसूस होगा। जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक वैसा ही हमारे साथ भी हुआ है। दामिनी साफ कहती है कि वो और गौतम हमेशा से अपने पैरों पर खड़े रहने वाले लोग रहे हैं। किसी पर निर्भर रहना उनकी सोच कभी नहीं रही। तो नंदिनी तुरंत कहती है कि उसने कब उन्हें कमजोर कहा, उसने तो सिर्फ एक संदर्भ दिया था, लेकिन सब लोग उस बात को गलत दिशा में ले गए।
दामिनी का जवाब अब और भी सीधा होता है। उसके मुताबिक लोगों ने वही समझा जो कहा गया था। अब जब सच सामने आ चुका है तो उसके प्रभाव भी सामने आएंगे ही। आखिर हर इंसान की भावनाएं होती है और चोट लगने पर प्रतिक्रिया भी आती है। वो आगे बोलती है कि गौतम की नाराजगी उसे बिल्कुल जायज लगती है। उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, वो अपने परिवार को सम्मान के साथ संभाल सकता है, इसलिए उसका आत्मसम्मान आहत होना स्वाभाविक है। नंदिनी को लगता है कि बात जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई है। वो याद दिलाती है कि एक छोटी सी चर्चा को इतना बड़ा विवाद बना दिया गया कि तुलसी ने उसी पर फैसला ले भी लिया कि अब वो करण की आर्थिक हेल्प नहीं लेंगी। लेकिन दामिनी की सोच बिल्कुल अलग होती है। उसके मुताबिक ये फैसला गलत नहीं बल्कि सही है। इतने सालों तक करण और नंदिनी ने बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। आखिर उनका भी अपना परिवार है जिसकी चिंता करना उतना ही जरूरी है। फिर आखिर में दामिनी साफ कर देती है कि चाहे जो हो, वो गौतम की भावनाओं को गलत नहीं मानती और इस मामले में उसी का साथ देगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ नंदिनी बिल्कुल खामोश खड़ी रह जाती है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू के फैन हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।